हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। अब आपको भी जागरूक हो चुके हैं। अपने एनुअल एग्जाम का समय नज़दीक आ चुका है और आपके जो सिलेबस है, जो माननीय बोर्ड ने जो प्रश्न पत्र जो है वो प्रसारित कर दिए हैं हर विषय के अलग अलग। और उसी के अंतर्गत आज हम कक्षा 12वीं का हिंदी अनिवार्य का प्रश्न पत्र योजना के बारे में और पेपर प्रिंट के बारे में समझाना चाहते हैं कि पेपर कैसा आएगा, किस प्रकार से हल करना, उसको कितने नंबर का रहेगा, क्या है, कैसे होगा, ये सारा का सारा आपको बताएंगे। पहले तो ये है कि 5 टॉपिक के उद्देश्य के रूप में होते हैं। 80 नंबर का पेपर है कि भाई ज्ञान से संबंधित 13 नंबर के प्रश्न आएंगे, अवबोध से 30 नंबर का आएगा, ज्ञानोपयोगी होगा 27 नंबर के प्रश्न रहेंगे, जबकि कौशल से 7 नंबर के प्रश्न आएंगे, जबकि विश्लेषण से 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ऐसे टोटल करके अंक बार 80 बनेगा और 100% रहेगा ये सब का सब। अब मैं आपको बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर उसके बारे में आपको एक बार फिर डिटेलेशन में बता देता हूँ कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। हमें विशेष ये बात रखनी है कि जो जो 16 प्रश्न दिए हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बहुविकल्प अवसद के रूप में। तो वो कैसे 4 प्रश्न तो शुरुआत के आएंगे, प्रश्न आएंगे 4 व्याकरण से संबंधित, ठीक है। व्याकरण से संबंधित जो अपने भाषा व्याकरण वाले पढ़ा था अपन ने टॉपिक, है ना, और जनसंचार माध्यम, ये ऐसे करके 4 प्रश्न उसमें से आएंगे। तो एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है अपन को। ये 4 के 4 नंबर अपन को दिला सकते हैं, बस अपन को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, प्रश्न को समझना है और जितने भी क्वेश्चन दिए उन सबको याद कर लेना अपने दिमाग में। उसके बाद आता है, अब 4 प्रश्न के बाद जो 5 नंबर, 6 का नंबर और 7वां नंबर, ये 3 प्रश्न रहेंगे पदखंड से संबंधित है, जिसमें अपन ने फिरक गोरखपुरी की रुबाइयाँ पढ़ा था अपन ने। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में पढ़ा था कि कविता बादल राग का, कविता के बहाना कुंवर नारायण जी की है और कैमरे में बंद पाइज वाला है। ये जितने भी पार्ट पढ़े अपन ने, इन सब 6 पार्टों में से कितने पार्ट आएंगे अपने को, टोटल है जो है 3 प्रश्न बनेंगे। जबकि जो गद खंड है, गद खंड में कितना बहुत इजी में कि 3 से 4 पार्ट तो ऐसे इजी में है कि बहुत अपन आसानी से समझ सकते हैं। यदि अपन ने एक बार क्लास में अध्यापक ने विषय अध्यापन में आपको पढ़ाया होगा सिलेबस के रूप में पाठ विस्तार से, तो उसमें आपको एक एक बात समझाई होगी, तो आपको पूरा पूरा पाठ समझ में आ चुका होगा। सॉरी। तो भक्ति वाला पाठ पढ़ा था अपन ने, बाजार दर्शन वाला, और उधर से श्रीज के फूल वाला पाठ पढ़ा अजय प्रसाद द्विवेदी जी का, बाजार दर्शन वाला पाठ पढ़ा था अपन ने जैनेन्द्र कुमार जी का। ये ऐसे करके 4 क्वेश्चन आएंगे आपके गद खंड से संबंधित। 4 प्रश्न रहेंगे, बहु विकल्प रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे अपसद में, उनमें 3 गलत है, 1 ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है अब आता है वितान का, जो 5 प्रश्न वितान के रहेंगे वस्तुनिष्ठ। 3 पाठ है और 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अब आप देखिए सबसे मजेदार क्यों, क्योंकि जो भाई 3 पार्ट है तो 3 पार्ट में से आपने एक एक प्रश्न तो ले लिया, पर जो एक एक प्रश्न और एक्स्ट्रा आएगा वो उसी पार्टों में से रिपीटेशन होगा आपका। तो 5 प्रश्न बन के वस्तुनिष्ठ के, तो कुल टोटल कितने हो गए वस्तुनिष्ठ? 16 प्रश्न हो गए। तो 4 प्रश्न व्याकरण के और जनसंचार माध्यम से, 3 प्रश्न पदखंड से, 4 गदखंड से, 5 विधान से, तो ये 16 प्रश्न का विस्तारित बता दिया मैंने आपको। अब 6 प्रश्न दिए आपके व्याकरण से संबंधित, जिसमें 2 प्रश्न तो शब्द शक्ति रहेंगे, शब्द शक्ति के बारे में पूछेगा कि भाई उसकी परिभाषा पूछेंगे आपसे कि कौन सी शब्द शक्ति का उदाहरण है एक। और 2 प्रश्न रहेंगे अलंकार से संबंधित। 2 प्रश्न क्या रहेंगे, एक तो परिभाषा पूछा जाएगा आपसे, आपको लक्षण दे दिए जाएंगे, पूरे लक्षण दिया जाएगा अलंकार का, और उसमें डॉट 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 छोड़ दी जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि ये जो है लक्षण किस अलंकार से संबंधित है। तो वो अलंकार के बताने, आपको अलंकार बताना उसमें। और उसके बाद एक पूछेगा आपको, एक पूरा का पूरा एक पंक्ति दी जाएगी, काव्य की एक पंक्ति दी जाएगी काव्य की, उसमें पूछेगा कि ये पंक्ति किस अलंकार से संबंधित है, ठीक है। यदि आपको लक्षण याद है तो आप उसको बता सकते हैं। और 2 प्रश्न रहेंगे आपके पारिभाषिक शब्दावली से, जिसमें एक मीनिंग रहेगा
जिसमें आपको एक हिंदी शब्द दिया जाएगा, उसका इंग्लिश ट्रांसलेट पूछी जाएगी, इसका मीनिंग क्या हो सकता है। एक अंग्रेजी शब्द दिया जाएगा, स्पेलिंग दी जाएगी, उससे पूछा जाएगा इसका हिंदी ट्रांसलेट क्या होगा, हिंदी अनुवाद क्या होगा। ठीक है, ये भी बहुत इजी वे में है। जो अपन ने कक्षा, मान लीजिए छोटी क्लास नहीं मानते अपन, तो कक्षा 6 से लेकर 12th तक जो अपन ने मीनिंग पढ़े हैं रोजमर्रा की जिंदगी में जो आते हैं मीनिंग, वही आपसे पूछा जाएगा। ऐसे लेकर जेड तक की स्पेलिंग में से वो कुछ भी हो सकता है। अब तीसरा प्रश्न रहेगा अपठित गद्यांश का है, और चौथा प्रश्न रहेगा अपठित पद्यांश का। ये दोनों के दोनों क्या है, ये गद्यांश है, तो एक बार आपको गद्यांश को समझना है। उसके बाद जो 6 प्रश्न दिए उनमें से एक प्रश्न तो रहेगा शीर्षक से, कि आप जो एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, तो उसको आप पढ़ोगे बार बार में तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा इसका क्या शीर्षक बन सकता है। एक तो शीर्षक से संबंधित होगा और 5 उससे संबंधित प्रश्न आएंगे, उससे अति लघुरात्मक का रहेगा ये प्रश्न। एक एक लाइन में उत्तर देना है आपको बस मात्र। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन जो बताया मैंने आपको अपठित पद्यांश का है, ये भी 6 प्रश्न रहेंगे, अति लघुरात्मक में उत्तर देना है आपको बस मात्र। उसमें भी एक प्रश्न क्या रहेगा, शीर्षक, टॉपिक शीर्षक का रहेगा, 5 प्रश्न उससे संबंधित रहेंगे। हाँ, पर ये जरूर है कि ये अपठित पद्यांश हैं जो या तो लोअर क्लास से संबंधित 10वीं 9वीं में से, या फिर हाई क्लास में से, जैसे अपन कॉलेज स्तर की किताबों में से कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि ये है सब्जेक्ट, जो टॉपिक है वो है अपठित, जो हमने नहीं पढ़ा है किताबों में अपने सिलेबस में, वो है। उसके बाद अब 5वां जो प्रश्न रहेगा वो हमारा क्या है, व्याकरण से संबंध है, जैसे पत्रकारिता से संबंधित प्रश्न, जनसंचार से संबंधित कुछ भी आ सकता है, एक प्रश्न आएगा उसका। उसके बाद जो 6ठा और 7वां जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा, वितान से संबंधित रहेगा। लघुरात्मक 2 प्रश्न रहेंगे, लघुरात्मक के रहेंगे, 2-2 नंबर के हैं, तो 4 नंबर इसमें डिवाइडेशन है। उसके बाद एक गदखंड का, पदखंड का रहेगा, 8वां प्रश्न पदखंड से आएगा और 9वां प्रश्न गदखंड से आएगा। ये भी लघुरात्मक रहेंगे, जिनका उत्तर आपको सिर्फ 20 से 40 शब्दों में उत्तर देना है आपको। ठीक है, उसके बाद आप खंड स पे की तरफ चलेंगे अपन, तो खंड स में आपको 10 से 14 प्रश्न रहेंगे, 60 से 80 शब्दों में उत्तर देना है। ये दीर्घ उत्तरात्मक शुरू हो गए, प्रश्न कौन से चालू हो गए, दीर्घ उत्तरात्मक वाले। तो 10वां प्रश्न किससे संबंधित है, गदखंड से है, जो हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का सीरीज का फूल का पाठ पढ़ा था, अंबेडकर के बारे में जो उसका समता का आदर्श समाज की जो व्याख्या की थी उसमें से है। और भी पाठ है, उनमें से कोई से भी पाठ आ सकते हैं, भक्तिन वाला आ सकता है, बजाज दर्शन में से आ सकता है ना, और फणीश्वर नाथ रेणु जी का जो है पहलवान की ढोलक है, उनमें से किसी का भी किसी भी रूप में एक प्रश्न आ सकता है। ये दीर्घ उत्तरात्मक रहेगा, 2 टॉपिक दिए जाएंगे, ऑप्शन दिए जाएंगे, आप ऊपर वाला कर सकते हैं या नीचे वाला कर सकते हैं, आपको जो याद है वो लिख सकते हैं अपन। ठीक है, अब 11वां प्रश्न चलेंगे, तो ये कौन सा आएगा, ये भी दीर्घ उत्तरात्मक का है, ये पदखंड में से लिया गया है। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, जो भी अपन ने उमा शंकर जोशी का छोटा मेरा खेत पढ़ा था, रामचरितमानस जो लंका कांड जो पढ़ा था तुलसीदास जी का, ये है ना, और इधर से जो भी अपन ने जो पाठ पढ़े हैं, अपन ने कुंवर नारायण जी के कविता के बहाने, ये है ना, कैमरे में बंद अपाइज वाला पाठ है, ये जितने भी अपन ये पढ़े हैं अपने, फिराक गोरखपुरी की रचना है, ठीक है, और बादल राग है, उनमें से किसी में से भी कोई से भी प्रश्न का एक प्रश्न आ सकता है। पर 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, 2 प्रश्न रहेंगे अथवा में, एक अथवा में रहेगा, एक दूसरा नॉर्मल रहेगा, तो उन दोनों में से आपको जो ऊपर वाला कर सके वो, या फिर अथवा वाला कर सकते हैं अपन। 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 12वां क्वेश्चन, ये शुरुआत होता है वितान से, ठीक है, वितान का क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का, ये भी दीर्घ उत्तरात्मक के रूप में 2 प्रश्न रहेंगे आपके, 2 दिए जाएगा अथवा में, है ना, उनमें से आपको एक करना है। और ये भी मैं फिर बार बार में इसी बात पर ज्यादा दबाव दे रहा हूँ, क्योंकि इस किताब में 3 ही पार्ट है, और 3 ही पार्ट को अच्छी तरह से याद कर लेना है। एक पार्ट सिल्वर वेडिंग वाला है, दूसरा जूस कविता आनंद यादव का है, और एक जो अतीत की चलचित्र वाला है ना। उसके बाद की हमारे जो अतीत में क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा संस्कृति है ना, उनसे संबंधित पार्ट से है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरात्मक 3 नंबर का, 3 नंबर आपको दिलाएंगे। और 13वां क्वेश्चन क्या बनता है अपना, एक जीवन परिचय का। मैं हमेशा 10वीं में भी यही मैंने कहा है कि जीवन परिचय आपको, क्योंकि एक गदखंड में से एक पदखंड में से देगा, तो आपको दोनों याद नहीं करने। अपन क्या करते हैं कि एक के पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं गदखंड के भी याद कर लूं मैं, तो पदखंड में से भी याद कर लूं, तो 6 पार्ट इधर है, 6, 7, 8 पार्ट पदखंड में, 8 पार्ट तो उधर, फिर उधर से 6 पार्ट उधर है गदखंड में, तो ऐसे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 14 पार्ट 14 15 पार्ट की
का जीवन परिचय याद नहीं रह पाएगा, हमारे लेखक परिचय, कवि परिचय, तो मैं तो ये कहता हूँ कि आपको या तो गद्य खंड के याद कर लें या फिर काव्य खंड, पद खंड में से जीवन परिचय। और मैं तो ये सोचता हूँ कि गद्य खंड सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनमें पाठ कम है। ठीक है, माधवी वर्मा आ गया, जैनेन्द्र कुमार जी का आ गया, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु जी का आ गया, है ना। ऐसे करके ये जो है एक आध और पाठ होगा, तो ये जो 3 से 4 लेखक हैं इनको याद कर लें आप। और मैं कह रहा हूं 100% गारंटी दे रहा हूं कि इनमें से चारों में से एक तो पाठ आएगा ही सही आपका जीवन परिचय से संबंधित, और 3 नंबर दिला सकता है आपके। ठीक है, और मैंने तो जब मैं क्लास लेता हूं तो उसमें भी मैं डिटेलेशन नहीं लिखता हूं, मैं टॉपिक वाइज बताता हूं कि भाई जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, कौन कौन सी रचनाएं क्या है क्या नहीं है, उनकी रचनाएं कौन कौन सी, ये सब मैं बताता हूँ। तो वैसे अपन को जो अपन कमजोरी रहेगी वो पता पड़ जाता है। 14वां प्रश्न अपने व्याकरण का टॉपिक है, फीचर आलेख में से एक क्वेश्चन है, या तो आप फीचर करें या फिर एक आलेख का टॉपिक करें, दोनों में से एक टॉपिक है, 3 नंबर का रहेगा। और जो इजी वे में जो आपको आलेख अच्छा लगे तो आलेख, और आलेख सबसे बेस्ट है क्योंकि वो ऐसा दिया जाएगा आपको कि रोजगार मुखी शिक्षा का दे दिया या कुछ भी दे दिया उसने, है ना, या फिर आपका सचिन तेंदुलकर के बारे में, या अपने फिल्म इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन के बारे में पूछ ले, या फिर कुछ भी तेल महंगाई के बारे में पूछ ले, ये कोई भी टॉपिक हो सकता है। 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। 15 क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। एक व्याख्या आएगी आपको, तो व्याख्या क्या आएगी, एक व्याख्या जो आएगी, जो 8 जो पाठ है उनमें से पद खंड में से आएगी, तो उसका पूरा का पूरा आपको क्या करना है, प्रसंग लिखना है, संदर्भ लिखना है कि ये किस पाठ से लिया गया है, उसके लेखक कौन है, प्रसंग की इस कविता में क्या कहना चाहता कवि, ठीक है, व्याख्या उसका हिंदी ट्रांसलेट करना है आपको, और उसकी विशेष बातें लिखनी है। ठीक है, ऐसे 2 दिए जाएंगे आपको, 2 में से एक पर आपको सर्वप्रथम व्याख्या करनी है। 16वां प्रश्न गद्यांश का आएगा, सर्वप्रथम व्याख्या करनी है। तो जो 4 पाठ 5 पाठ बचे हैं, 5 जो 6 पाठ 5 या 6 पाठ बचे हैं गद्यखंड में, उनमें से 5 लाइनें 6 लाइनें कहीं से भी दे दी जाएगी आपको, तो उसकी वो सर्वप्रथम व्याख्या पूछेगा। तो सबसे पहले इसमें भी वही पूछेगा, संदर्भ लिखेंगे कि ये जो गद्यांश दिया है ये किस पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है, और प्रसंग में इसमें क्या कहना चाहता कवि, लेखक क्या कहना चाहता है, व्याख्या, इसका डिटेलेशन, इसका आपने अपनी भाषा में उसका ट्रांसलेट करना है और विशेष लिखना है। तो ये भी 2 आएंगे, दोनों में से एक की व्याख्या करनी है आपको। 17वां क्वेश्चन हमारे लिए सबसे जो अपन कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ा अपन, पर मैंने तो अपन ने 11वीं में भी टॉपिक पढ़ लिया इसको, क्योंकि वो एक कार्यालय पत्र होता है। जो 11वीं में पढ़ा उनमें से एक प्रश्न तो कार्यालय पत्र से संबंधित आएगा, और एक प्रश्न आएगा अधिसूचना, विज्ञप्ति, निविदा, नोटिस, इनमें से एक प्रश्न आएगा। तो दोनों में से आपको एक करना है, ठीक है। और यदि मैं मानूं तो आपको सिर्फ जो होता है, आप या तो सबसे है निविदा टेंडर आप नोटिस कर सकते हैं या अधिसूचना कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद 18वां क्वेश्चन है, लास्ट है ये 18वां क्वेश्चन किससे संबंधित, निबंध से संबंधित है। सार गर्भित निबंध लिखना अपन को 300 शब्दों में है, 5 नंबर का अंक बाहर है, 4 निबंध दिए जाएंगे। जैसे इसमें ब्लूप्रिंट पर आधारित जो बोर्ड का प्रसारित जो पेपर दिया है उसमें समाज में जीवन मूल्यों का महत्व है, सोशल मीडिया का बढ़ता उपयोग है, हमारे महाकाव्य की आवश्यकता, बाढ़ का दृश्य, इन 4 निबंध में से आपको एक निबंध करना है। टॉपिक वाइज संकेत बिंदु आपको लिखने हैं, उसी संकेत बिंदु के ऊपर आपको चलना है। 4 से 5 संकेत बिंदु बनेंगे, ठीक है। प्रस्तावना पहला पॉइंट होता है, उपसंहार लास्ट वाला होता है, 5वां पॉइंट होता है, उसके बीच में 2-3 जो है उससे संबंधित होता है। जैसे अभी आया बाढ़ का दृश्य, तो प्रस्तावना बाढ़ का दृश्य, बाढ़ का प्रभाव, बाढ़ का क्या प्रभाव पड़ता है, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किया गया था, उपसंहार के रूप में लिखना है। और हमारे जैसे समाज में जीवन मूल्यों का महत्व है, तो प्रस्तावना है, लास्ट में टॉपिक उपसंहार का बन जाएगा। हमारे समाज में जीवन मूल्य क्या होता है, जीवन मूल्यों का क्या हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है, समाज में जीवन मूल्यों का क्या महत्व है, ये ऐसे बहुत सारे हैं। सोशल मीडिया वाला आजकल जो सबसे ज्यादा चल रहा है टॉपिक, सोशल मीडिया वाला चल रहा है, तो इसको तो टॉपिक याद करके जाना ही सही है, प्रस्तावना बन जाएगा। सोशल मीडिया से हमारे जीवन में क्या क्या उपयोगी है, हमारे जीवन में इसके क्या दुरुपयोग हो सकते हैं, और इसका सोशल मीडिया का युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये ऐसे है टॉपिक आपको ध्यान रखना है। तो ये जो मैंने आपको बताया ब्लूप्रिंट पर आधारित, आपको जानकारी कैसी लगी क्या है, इसको
बताना, और जो भी समस्या है तो आप वापस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद।